ओके सी, आज हम लोग ये जानेंगे कि चार्ज आता कहाँ से, ठीक है, और चार्जेस होते क्या हैं। ओके लेट्स सी। देखो, चार्जेस कैसे हैं, कैसे ओरिएंटेड होता है, वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ना होता है, ठीक है ना। बट मोटा मोटी एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है। एटम का नाम सुना है आपने? यस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यस सर। ठीक है। तो जैसे एक घर होता है ना, ठीक है, तो घर बनाने के लिए बेसिक चीज़ क्या यूज़ होता है? ब्रिक, ठीक है। फिर आप सैंड यूज़ करते हैं, फिर सीमेंट यूज़ करते हैं, और थोड़ा सा वाटर लेते हैं। तो वाटर और सीमेंट जो है वो किस चीज़ का काम करता है? बॉन्ड का। ये बॉन्डिंग में काम आता है ना। और ब्रिक, सैंड और ग्रेवल, ग्रेवल वो गिट्टी हो गई। ये क्या है? ये तीनों कंपोनेंट्स हैं, है कि नहीं बोलो? यस इन्हीं से घर बनता है। ऐसा ही समझ लो, जितने भी मटेरियल होते हैं हमारे आसपास, जितने भी मटेरियल होते हैं वो भी ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। सर, आप एक क्वेश्चन में जैसा ग्रुप को सर समझ में नहीं आया सर, बता। अच्छा ठीक है, बता देंगे। ये देखो, अभी देखो, तो जो बड़े बड़े मटेरियल्स होते हैं हमारे आसपास, हर चीज़ जो है वो एटम्स से मिलके बना हुआ है। ऐसा समझ लो, एटम्स आर लाइक ब्रिक्स ऑफ हाउसेस, ओके। नाउ एटम्स जब एक या दो या दो से ज़्यादा एटम्स जब मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल, ठीक है। और यस सर। ऐसे ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके क्या बनते हैं? वो मटेरियल हमारा बनता है जो हम लोग देख पाते हैं, टच कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, ठीक है। यस सर। नाउ पहले लोग इसी को सबसे छोटा समझते थे कि एटम्स ही जो हैं वो स्मॉलेस्ट हैं, ठीक है। बाद में जब डिस्कवरी हुआ तो क्या पता चला कि इनसे भी छोटा पार्टिकल होता है नेचर में, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? सब एटॉमिक। सब एटॉमिक, सब एटॉमिक मतलब एटम से भी छोटा, ठीक है। ये हो गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स शुरू में जानना चाहिए। एक है इलेक्ट्रॉन, म्यूट कर लो अपने आप को, नॉइज है तो। देखो, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई है, ठीक है। जैसे मैं रफली बताता हूँ, देखो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ढेर सारे होते हैं, एक दो तीन नहीं होता है। और जैसे मैंने ड्रॉ किया है, इतना सिंपल इनका ओरिएंटेशन भी नहीं होता है। बट बस समझने के लिए मान लो कि एक ये स्फेरिकल बॉल है, इमेजिनरी इमेजिनरी बॉल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ई से दिखा रहे हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारे मिल करके, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल करके क्या बनाते हैं? एक एटम बनाते हैं, ठीक है। समझ रहे मेरी बात? यस सर। अब ऐसा यस सर। ऐसा ऐसा ढेर सारा एटम मिल करके कितना भी हो सकता है, बस एक से ज्यादा होना चाहिए, तीन चार पांच, कितना होगा नहीं मालूम, डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल है उस पर इतना तय है कि ढेर सारे एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। और ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स मिल मिल करके एक बल्क मटेरियल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास, फॉर एग्जांपल स्टील, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम। समझ रहे हो मेरी बात? सर फॉर सॉइल। फॉर एग्जांपल पाउडर, फॉर एग्जांपल सॉइल, फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है, फॉर एग्जांपल मिल्क। कोई भी चीज़ जो अपने
तुम देख सकते हो दुनिया में। कोई गैस भी ले लो, ठीक है, जिसको टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स में आता है। एलपीजी आसान है समझना। यस कार्बन यस डाइऑक्साइड, सर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होता है? फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर देखा होगा, यस सर ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भरा हुआ होता है। तो ये सब चीजें जो हैं वो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स से मिल करके बने हुए रहते हैं। और मॉलिक्यूल्स से भी छोटा कौन है जो उनको बनाता है? एटम, ठीक है। एटम ही कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी मटेरियल का। तो बहुत टाइम तक साइंटिफिक कम्युनिटी को लगता था कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है दुनिया में, सबसे छोटा एलिमेंट है, ठीक है, यही ब्रिक एंड सैंड है। म्यूट कर लो ना बाबा, कुछ नॉइज है तो। मेरा नॉइज बर्दाश्त कर सकते हो, तुम्हारा नॉइज बर्दाश्त करेंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो एक एटम मिल करके, एक एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट होता है ऐसा लोग सोचते थे। लेकिन उनके अलावा भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले 3 और भी हैं, लेकिन अभी वो सब नहीं जानना है तुमको, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इनको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से थ्योरी में। जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। जो प्रोटॉन है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। समझ रहे हो, दोनों चार्ज में इक्वल कैपेसिटी वाला है। और एक होता है न्यूट्रॉन। फिर नॉइज आ रहा है क्या? सर उतना नहीं आ रहा अच्छा ठीक। तो एक है न्यूट्रॉन, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है। कल जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंसेस पढ़ रहे थे और इसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होने में डिफरेंस है। देखो, एक मटेरियल है कोई जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उस पे मान लो 4 पॉजिटिव चार्ज है और 4 नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल इस पे कितना चार्ज हो गया? 0 0। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एक तरीके से, इसमें चार्ज है लेकिन पॉजिटिव जितना है उतना ही कितना है नेगेटिव वाला है। इस वजह से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन न्यूट्रॉन ऐसा नहीं है। न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, इतना छोटा कि तुम देख नहीं सकते, ठीक है। बहुत बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ था, तब जाके पता चला था ये सब। ये जो न्यूट्रॉन है ये बाय नेचर न्यूट्रल है। समझ में आ रही मेरी बात? इस पे कोई चार्ज है ही नहीं, इस वजह से ये न्यूट्रल है। समझ में आ रही है बात? तो इस बेसिस पे इस क्वेश्चन को बनाओ। सर एक चीज पूछना था पूछो पूछो। सर। शॉक लगता है किसी को तो सर वो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने पर लगता है या नेगेटिव चार्ज? ठीक है, बताते हैं, बताएंगे आगे, ठीक है। कहाँ गया? हाँ चलो, ये क्वेश्चन देखो। सर क्वेश्चन जो दिए थे सर उसका आंसर बताएं। बताओ। फॉर सिंपली फॉर अर्थिंग। हाँ अर्थिंग के लिए, बट क्या है वो अर्थिंग? Earthing is a process in which when a thunders fall on a building, a metal wire connected to the earth with a metal plate is समझ रहा हूँ मैं, ठीक है, सही है सही है। सर उसी में से रहता है सर एक रॉड बाहर निकला हुआ। यस यस यस, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही एक्सप्लेनेशन है वो, ठीक है, सही जानते हो। चलो
ये क्वेश्चन देख लो पहले। सर हम बताएं? बताओ। सर A and B only one. सर A and B only. अच्छा ठीक है, चलो चेक करते हैं। बहुत जल्दी आंसर देते हो तुम। इट इज नोन दैट अ पार्टिकल, ओके इंग्लिश ही गलत लिख दिया। इट इज नोन अबाउट अ पार्टिकल दैट, ओ सही था यार। इट इज नोन अबाउट अ पार्टिकल दैट इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक पार्टिकल है, ठीक है, बट पार्टिकल का साइज दिया है क्या? No sir. ये बोला है कि सब एटॉमिक पार्टिकल है। No sir. कोई मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा, ठीक है ना, और माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रो, माइक्रो माने छोटा, और मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा। पार्टिकल बस बोला है, उसका कोई साइज नहीं पता है, ठीक है। इट इज नोन अबाउट अ पार्टिकल दैट इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस में से करेक्ट चूज करना है। ए बी सी 3 स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से अगर ये दिया हुआ है तो इन तीनों में से कौन इम्प्लाई होता है? इट मस्ट हैव चार्जेस, ये सही है, चार्ज होना ही चाहिए। तो न्यूट्रॉन क्या चीज है? न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है? ये स्टेटमेंट रॉन्ग। इट मस्ट हैव इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ये भी जरूरी नहीं है। इट मे बी अ न्यूट्रॉन। इट मे नॉट हैव एनी चार्जेस एट ऑल, ये करेक्ट है क्योंकि ये मे कह रहा है। इट मे नॉट हैव एनी चार्जेस एट ऑल, yes it is true because neutron does not have any charge at all, isn't it? देखो ये मस्ट होने की वजह से गलत हो गया, मस्ट लिखा हुआ है, नहीं लिखा रहता तो सही हो जाता। ऑप्शन भी करेक्ट होता है जो हर केस में करेक्ट होगा। समझ में आ रही है बात? अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो क्या उस पर चार्ज होना जरूरी है? नहीं है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं समझे क्या तुम लोग? सी देयर आर 3 पीपल, ओके। सर एक बार फिर से वो क्वेश्चन दिखाइएगा। यस जरूर, देखिए, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है 4 इसका। आराम से पढ़ लीजिए क्वेश्चन फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन।
आकाश समझे बात, क्यों नहीं हुआ ए और बी करेक्ट? Yes, sir. वेरी गुड। सर हो गया। हो गया, गुड। चलो ये देखो, अच्छे से समझ लो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को। दे आर जस्ट लाइक थ्री बॉयज, ओके। इस बच्चे का नाम है इलेक्ट्रॉन, इस बच्चे का नाम है प्रोटॉन और इस बच्चे का नाम है न्यूट्रॉन, ठीक है। इसका अपना मास है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में ई भी लिखते हैं, प्रोटॉन को पी लिखते हैं और न्यूट्रॉन को एम। तो इलेक्ट्रॉन का अपना मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई। उसी तरह प्रोटॉन का अपना मास है एम पी और न्यूट्रॉन का मास है एम एन, ओके। मास है इनका अपना अपना, बहुत छोटे हैं इसीलिए मास बहुत कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। -31 का मतलब समझ रहे हो? 31st प्लेस पे पहली बार 9 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से करते 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 जो 30th जीरो होगा उसके बाद पहली बार 9 आएगा। इतना केजी, कितना कम हुआ, समझ में आ रहा है? 0.0000 इतना 91 kg, कितना कम मास हुआ, दिख रहा है? यस सर। ठीक है। ऐसा ही सिमिलर नहीं, ऐसा नहीं, इन दोनों का मास आसपास होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा होता है इनका मास, 1800 टाइम्स से ज़्यादा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। तो सबसे हल्का पार्टिकल कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, गुड। नाउ मास के अलावा इन तीनों के पास एक एक कैरेक्टरिस्टिक और है, वो है चार्ज, ठीक है। इसके पास चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है, लेकिन इसके पास नो चार्ज। बाय नेचर ही इसके पास चार्ज नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कौन हो गया? न्यूट्रॉन। न्यूट्रल होने से ही इसका नाम न्यूट्रॉन बना दिया गया। समझ में? दे आर जस्ट लाइक ऑर्डिनरी पीपल। सर यस। सर इससे पहले जो आप क्वेश्चन पूछे थे सर, उसमें अगर सर पार्टिकल ही लिखा हुआ है सर, पार्टिकल तो हम कोई भी मान कर सर बोल सकते थे। बिल्कुल, कोई भी मान सकता है। तो सर अगर हम सर कोई बड़ा पार्टिकल मान के चले तो सर तब तो हम लोग का आंसर सही होगा ना? हाँ, लेकिन मस्ट आंसर नहीं होना चाहिए, मे होगा तब। इट मे हैव चार्जेस। मे और मस्ट में डिफरेंस होता है, ठीक है। देखो, जिस ऑप्शन में मस्ट लिखा हुआ है, मस्ट का मतलब ये ऑप्शन ऊपर वाले केस के लिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके सारे केसेस के लिए ये वैलिड है, तब मस्ट लगाना है। लेकिन कभी वैलिड है कभी वैलिड नहीं है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? मे। समझ में आ रहा है? जैसे देखो, मैं तुमको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन बनाओ तो जरा। उत्कर्ष गॉट वेट someday, okay, got his dress कभी, Utkarsh got his dress wet someday. It means option number A, somebody must have spilled water on him. Option B, he must have fallen
Near what road? C. It must have rained. Option D, option E, option F. Somebody may have, he may have, he may have. अब आपको ऑप्शन चूज करना है. फर्स्ट ऑप्शन ए बी सी करेक्ट है या ए बी डी करेक्ट है या डी ई एफ करेक्ट है या ऑल ऑफ देम करेक्ट है. बताइए ऑप्शन पर DEF DEF है ना. DEF करेक्ट क्योंकि सर कंफर्म नहीं है. हाँ बस मस्ट इम्प्लाइज कंफर्मेशन एंड यू डोंट नो फॉर श्योर. सिमिलर यही थ्योरी आप हमेशा लगाएंगे ना लाइफ में तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे मस्ट और मे में. ठीक है. मे इज अ मोर सिक्योर ऑप्शन. चांसेस है कि ये हुआ होगा. सिमिलरली ऊपर वाले एग्जांपल में कह रहा था क्वेश्चन कि it is known about a particle that it is electrically neutral. There is a particle which is electrically neutral. Then it is saying it must have charges. कोई जरूरी नहीं है ना. It may not have charges also. इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. ठीक इनकरेक्ट हो जाता है. ठीक है मस्ट लगाने की वजह से. आई होप समझ गए होगे ये बात. यस सर. ठीक है. तो चार्ज की जो दुनिया है उसके ब्रिक्स ये तीनों पार्टिकल्स हैं. ब्रिक्स ग्रेवल और सैंड ये वाले पार्टिकल हैं. यही तीन. किसी के पास अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा. पॉजिटिवली चार्ज कि निगेटिवली चार्ज. नेगेटिवली चार्ज. अगर किसी के पास प्रोटॉन ज्यादा है तो वो कैसा चार्ज हो जाएगा. पॉजिटिव चार्ज. बस यही दोनों ध्यान रखना है. इसके रहने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं न्यूट्रॉन के रहने से. ठीक है. यस. वेरी गुड. तो ठीक है कुछ क्वेश्चन देखते हैं. इन एन एक्सपेरिमेंट some electrons are detached. Detached मतलब क्या होता है. Detached मतलब सर अलग हो जाना. बहुत बढ़िया. Some electrons are detached from an iron block. Then the iron block becomes. बताइए इसका आंसर क्या होगा. पॉजिटिवली या नेगेटिवली. मेरी आवाज मेरे को ही आ रही है. देखो एक आयरन ब्लॉक था. नॉर्मल आयरन ब्लॉक रखा हुआ. नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं. चार्ज किए होते हैं. कोई म्यूट करो भाई अपने आप को. चलो मैंने दोनों को म्यूट कर दिया. टेल मी जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे आसपास. ठीक है वो चार्ज होते हैं या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. कोई एक आदमी बताओ जिसके तरफ नॉइज नहीं है ज्यादा. सर क्या बताना है. मैं पूछ रहा हूँ कि जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे आसपास. हमारा बेड है, हमारा लैपटॉप है, हमारा मोबाइल है, कोई भी चीज है वो यूजुअली कैसा होता है. चार्ज होता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल होता है. ठीक है. अगर चार्ज रहेगा तो शॉक लग सकता है. शॉक लगेगा. वेरी गुड.
तो कॉमन ऑब्जेक्ट्स हमारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो ऐसा ही एक कॉमन ऑब्जेक्ट लिया गया था आयरन ब्लॉक। फिर कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया कि इसके सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स डिटैच होके बाहर चले गए। समझ में आ रहा है? देयर आर प्रोसेसेस जिससे आप इलेक्ट्रॉन्स को डिटैच कर सकते हैं। प्रोटॉन को नहीं कर सकते हैं। प्रोटॉन जो होता है बहुत टाइटली बाइंड होता है किसी भी मटेरियल में। लास्ट क्लास में मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा एटम्स कैसे होते हैं उसके, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो काफी फ्री होते हैं, काफी नहीं लेकिन फ्री होता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा कुछ किया जाएगा, थोड़ा एनर्जी दिया जाएगा, रबिंग किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मूव अवे हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया है, सम इलेक्ट्रॉन्स आर डिटैच्ड, ओके, फ्रॉम द आयरन ब्लॉक। अब पहले वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, अब उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गए, तो अब ये कैसा रह जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज कि निगेटिवली चार्ज आयरन ब्लॉक? ये क्वेश्चन सोच के बताओ। चलेगा क्लास 5-10 मिनट, 5 मिनट। हाँ, ठीक है सर पॉजिटिवली। उत्कर्ष तुम्हारा भी? यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इट्स लाइक अ हॉल, एनी सर मटेरियल। समझ नहीं आया। नहीं समझ में आया? अच्छा ठीक, देखो मान लो ये एक हॉल है बहुत बड़ा, ठीक है, यहाँ पे पार्टी चल रही है, पार्टी चल रही है यहाँ पे। नाउ देयर आर, पार्टी में कुछ मेल लोग भी हैं, ठीक है, इधर मेल लोग हैं और इधर फीमेल्स हैं। ठीक है, कुछ फीमेल्स भी हैं। तो अगर 4 मेल हैं 4 फीमेल हैं तो जेंडर वाइज ये हॉल बैलेंस्ड है कि नहीं? बोलो। यस सर, न्यूट्रल। जेंडर वाइज ये हॉल में बैलेंस्ड है। अब मान लो कि कोई ऐसा काम होता है जिससे 2 फीमेल्स हॉल के बाहर आ जाती है, ठीक है, वो हॉल के बाहर आ जाती हैं, तो जेंडर बैलेंस किसके साइड पे टिल्ट हो जाएगा बताओ? मेल के साइड पे, ठीक है। तो ये मेल डोमिनेटेड हॉल हो जाएगा, मेल डोमिनेटेड हॉल हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास आयरन ब्लॉक था ना, ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, आपको पता है इसमें बहुत सारे चार्जेस होंगे, लेकिन ये भी पता है जितने निगेटिव होंगे उतने ही पॉजिटिव भी होंगे ना, जितने निगेटिव उतने ही पॉजिटिव होंगे, क्योंकि इसको फाइनली कैसा हो जाना है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ना कुछ ऐसा प्रोसेस किया गया है जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, बाहर आ गए हैं। तो अब किसका डोमिनेशन हो जाएगा आयरन ब्लॉक में, अगर नेगेटिव चार्जेस निकल के आ जाएंगे तो? पॉजिटिव। डोमिनेशन। सर इलेक्ट्रॉन ऑलवेज नेगेटिव ही होता है सर? यस बाय नेचर, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज है उसी का नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया है, ठीक है। कभी स्वाइप नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एंड प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्जेस, ओके। तो ये जो डोमिनेशन है वो पॉजिटिव चार्जेस का हो गया, ठीक है। तो ये आयरन ब्लॉक कैसा हो गया, ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज। जो भी चार्जेस मेजॉरिटी में होंगे उसी का चार्ज आएगा ऑब्जेक्ट का, ठीक। ये बात समझाना चाह रहा था मैं। एक चीज मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन जो है वो कैरियर है चार्ज का, समझ में आ रहा है मेरा बात? यस। चार्ज का यूनिट क्या था? चार्ज की यूनिट क्या थी? कल मैंने बताया था, याद करो। हे भगवान, ये भूल गए तुम लोग। कूलम, उस साइंटिस्ट का नाम भूल गए। सी, कूलम है यूनिट ऑफ चार्ज। जैसे केजी होता है ना, केजी मास मेजर करता है, उसी तरह कूलम क्या मेजर करता है, चार्ज, ठीक है। तो कितना चार्ज कैरी करता है एक इलेक्ट्रॉन और कितना चार्ज कैरी करता है एक प्रोटॉन, ये बात
जानना है हम लोग को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। इतना कम चार्ज होता है उस पर, समझ में आ रही है बात? इतना नेगेटिव चार्ज होता है उस पर, और इतना ही पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? प्रोटॉन पे। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, ये नंबर जो है बहुत स्मॉल नंबर है, और याद रखना ये जो नेगेटिव पॉजिटिव लिया है हमने, ये जानबूझ के लिया है। ये क्यों लिया है? ये बताने के लिए लिया है कि ये एक ऐसा पार्टिकल है और ये एक ऐसा पार्टिकल है जिनका नेचर क्या है, एक दूसरे से अलग, अपोजिट है, ठीक है, अलग है। ये एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे, ये प्योरली कन्वेंशनल है, नेगेटिव बोलना और पॉजिटिव बोलना। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा से एक दूसरे का क्या रहा है? अपोजिट। तो समझना आसान हो। सर आप ऊपर अलग बताए थे इलेक्ट्रॉन का 9.6। वो मास था बाबू, वो मास था, ठीक है। देख, ये मास है उसका, ठीक है। मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक अ पर्सन, ओके, इट हैज अ मास आल्सो एंड इट कैरीज सम चार्ज आल्सो। तो मास का तो मैंने बता दिया, बहुत कम है। यहाँ पे हम लोग चार्ज का डिस्कशन कर रहे हैं कि कितना चार्ज कैरी करता है, ठीक है। इस हिसाब से ये देखो कितना स्मॉल चार्ज कैरी करता है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सी 1 सर एक क्वेश्चन पूछना। यस यस। सर कभी कभी सर कोई अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंस सर अगर नीचे रखा हुआ रहता है, और जैसे सर आयरन कभी रखा रहता है सर, उसमें सर अगर हाथ टच होता है तो शॉक लगता है। हाँ होता है, वो कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज की वजह से। और उसमें सर शॉक कहाँ था था वैसे सर, वो प्लग में लगा हुआ ही नहीं है तो। प्लग में नहीं लगा हुआ फिर भी शॉक लगता है, हो सके रेसिडुअल चार्ज होगा, थोड़ा सा बच गया होगा। जैसे देखो, मान लो जब तुम आयरन कर रहे थे कपड़ा, तो कपड़े से भी चार्ज तुम्हारे उस पे आता है, आयरन पे आता है। आयरन मेटालिक है ना? यस सर। जो आयरन का सरफेस है जिससे कपड़ा आयरन होता है वो मेटालिक है। जब वो बार बार रगड़ाएगा, हीट करेगा कपड़े को, तो कपड़े से ना इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है, उसको जरा भी रगड़ो मटेरियल को या हीट करो, इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर आ जाता है। तो हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर आ गया। समझ में आ रहा है? कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, कुछ चार्जेस बाहर आ गए और आयरन के सरफेस पे वो हो गए, एक्यूमुलेट हो गए बाहर सरफेस पे। अब तुम प्लग निकालते हो और आयरन नीचे जमीन पे रख देते हो और कहीं टच तो करते नहीं हो, ठीक है। नो सर। तो अगर उसका सर वो सर कभी कभी सर ऐसा होता है सर, अगर सर रात में सर आयरन किए और सुबह रखा हुआ है, उसमें भी अगर सर टच हो गया तो सर कभी कभी शॉक लगता है। ऐसा ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ है कभी, लेकिन फिर भी उसका एक्सप्लेनेशन यही। सर ऊपर की तरफ अगर सर कोहनी की तरफ सट जाता है तो। हाँ हाँ सर कॉर्नर चार्जेस में हो सकता है। हाँ, कॉर्नर में चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं, उस वजह से हो सकता है। देखो, इसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है कि रात वो अर्थिंग की वजह से होता है। हाँ, रात भर वो जो सरफेस था जिस पे चार्ज एक्यूमुलेट था, उसको कहीं पे ग्राउंड से टच नहीं किया तुमने, वो खड़ा करके ऐसे रख दिया, तो उस पे जो चार्ज एक्यूमुलेट किया था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आयरनिंग योर क्लोथ्स, वो चार्ज अभी भी उस पे है, और वो अगर टच हो गया बाद में तो तुमको हल्का सा शॉक फील होता है, ठीक है। कोहनी में और हमारे रिस्ट्स में यहाँ पे नर्व्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं। हमारा कोहनी और रिस्ट जो है ना, बहुत सेंसिटिव पार्ट है, वहाँ पे से बहुत क्रिटिकल नर्व्स गुजरते हैं एंड दे आर। कोहनी पे अगर सर अगर हम बेंच पे भी कभी लगा नहीं लगता है। अरे सब का रीजन वही है उत्कर्ष, चाहे कितना भी सवाल पूछ लो, सब का रीजन वही है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस फ्रॉम समवेयर। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको रगड़ा है, कोई कपड़ा रगड़ाया है, कोई मटेरियल रगड़ाया है, आयरन हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी गुजरा है, एवरीवेयर द रीजन इज सेम, द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। व्हेन योर बॉडी कंडक्ट्स दोस चार्जेस to the earth from that appliance or from the table, whatever the reason be, this it will be the same reason. जो इंसुलेटर सरफेस है, वुड है, प्लास्टिक है, उस पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। वो कंडक्ट नहीं करेगा अपने आप से एक जगह से चार्ज। जैसे देखो यहाँ पे मान लो ये प्लास्टिक का टुकड़ा है और ये एक मेटल का टुकड़ा है,
ये रेड वाला एक मेटल का टुकड़ा है, ये मेटल है और ये वुड है, ठीक है। तो अगर इस पे कहीं से चार्ज आ रहा है कपड़े के रगड़ाने की वजह से या किसी और वजह से, वॉट एवर बी द रीजन, वी विल सी ऑल्सो हाउ द चार्जेस आर जनरेटेड लेटर। बट अगर मान लो कहीं से सोर्स है, कुछ चार्जेस आए हैं, तो वुड पे मान लो यहाँ पे चार्ज कुछ गिरा ना, तो ये यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। फिर लकड़ी को तुम यहाँ पे छूओगे तो तुमको शॉक नहीं लगेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि वुड जो है वो इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब अपने से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने नहीं देता है, अपने में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट होने नहीं देता है। तो अपने आप यहाँ पे जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ था वो ट्रेवल करके यहाँ पे नहीं आएगा, तुम्हारे बॉडी के थ्रू होकर के अर्थ में जाने के लिए। लेकिन मेटल की क्या प्रॉपर्टी है, अगर मेटल में तुम चार्जेस गिराओगे थोड़ा सा, ऑटोमेटिकली ये चार्जेस इसके पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? लेकिन एक बात याद रखना, जो शार्प कॉर्नर्स वहां पे चार्जेस का एक्यूमुलेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। जो शार्प कॉर्नर्स शेप पे थोड़ा सा डिपेंड करता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। यूजुअली सर हम लोग को शॉक कब लगता है सर? अगर सर हम लोग के साथ शरीर पे कोई चार्ज अगर अर्थ में फ्लो होगा तभी ना? हाँ बिल्कुल। तो सर अगर सर हम लोग को सर ऐसे सर हम लोग चप्पल पहने हुए हैं तो सर हम लोग को शॉक तो नहीं लगना चाहिए? क्या पहने हुए हैं तो? जूता। ऊपर ही जाते हैं सर। या सर जी हाँ, जब जूता पहने रहोगे तो तुमको शॉक नहीं लगेगा, मतलब वो अच्छा जूता होना चाहिए, ठीक है। रबड़ का होगा मतलब? हाँ, अच्छे मटेरियल का जूता होगा तो नहीं लगेगा, ठीक है। और करंट भी दो टाइप का होता है, ठीक है। एसी और डीसी दो टाइप का करंट होता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि तुमको शॉक लगेगा कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, सब कुछ पहनने के बावजूद भी शॉक लग सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, उसके बारे में बाद में पढ़ना है, ठीक है। बट यूजुअली जो तुम सवाल पूछ रहे हो उसका आंसर है यस। इफ यू हैव गुड शूज और स्लीपर्स, they are highly likely to protect you from the shock, okay, especially from household shock, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मान लो बहुत ज्यादा करंट को तुमने छू दिया, ठीक है, तो वो जो चप्पल है तुम्हारा पतला सा वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें इतना पावर होता है, इतना पावर होता है कि ये फोर्स कर देता है अपने आप को इलेक्ट्रिसिटी नीचे ले जाने में, ग्राउंड में। समझ में आ रही है बात? ये पतला सा चप्पल इसके पाथ को रोक नहीं पाता है, ओके। यू नीड वेरी पावरफुल इंसुलेटर्स, ओके। ऐसा मत सोचना कि चप्पल पहन के बहुत ज्यादा पावर का अप्लायंस पे काम कर लेंगे और बच जाएंगे। यू नीड स्पेशल शूज, स्पेशल स्लीपर्स, स्पेशल मटेरियल, ओके। जिसका सोल मोटा हो। हाँ, मोटा हो, मटेरियल स्पेशली डिफाइंड होता है इंडस्ट्री में। मटेरियल अलग अलग कैटेगरी का मटेरियल बनाया जाता है। कुछ मटेरियल का कैटेगरी ऐसा होता है, दे आर वेरी 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 गुड इंसुलेटर्स एंड सम आर नॉट। सो एक इंडस्ट्री कैटेगराइजेशन है हर मटेरियल का, दैट व्हाट मटेरियल यू शुड चूज इफ यू आर गोइंग टू मेक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ओके। तो बहुत एक्चुअली ये चैप्टर ही बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स नहीं है मतलब बहुत वास्ट है। देयर आर मेनी थिंग्स टू लर्न, बट क्लासेस देख करके क्या है, चीज़ों को बहुत कैटेगराइज करना पड़ता है कि अभी क्या बताएं, अभी क्या बताएं। समझ रहे हो ना? ये क्लास 10 चलेगा, 10 अगर 12 तक भी चलेगा अगर मैथ लिए तो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ही। बट अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो ध्यान रखोगे ना तो ये आगे की चीज़ें पीस ऑफ केक हो जाएंगी, ओके। नाउ ये लास्ट चीज समझ लो, इसको इमेजिन करो, चार्ज को एज अ पर्सन इमेजिन करो, ठीक है, जो इतना छोटा है पर उसका मास भी है, और उस पर एक और प्रॉपर्टी है, कौन सी? चार्ज। तो मास को मेजर कर लिए कौन से यूनिट में? केजी में। और चार्ज को मेजर कर लिए कौन से यूनिट में? कूलम्ब में, ठीक है। तो मेजर करने के लिए आना चाहिए। देखो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ओके। और उस पर चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और ये निगेटिव नेचर का है, मतलब निगेटिव मतलब कोई एक नेचर का है जिसका प्रोटॉन ठीक अपोजिट है, तो एक को निगेटिव एक को पॉजिटिव मान लिया, प्योरली कन्वेंशनल। अगर शुरुआत में पूछना था। अच्छा रुको, एक लाइन बोल लेने दो।
अगर शुरुआत में साइंटिस्ट्स ने इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव कर दिया होता और प्रोटॉन को नेगेटिव कर दिया होता तो हम लोग आज भी वही चीज फॉलो कर रहे होते। ठीक है, चलो बोलो आकाश बोलो। सर अगर ये इलेक्ट्रॉन ये सब पार्टिकल्स का मास केजी में होता है तो सर जनरल स्टोर्स पे जो वेट मेजरिंग के लिए जो मशीन होता है उसमें अगर कोई चार्जेस गिरा रहेगा तो उसका वेट आएगा। नहीं हो पाएगा बाबू, क्योंकि ये बहुत छोटा है। देखो तुम बस यूनिट पे ध्यान दे रहे हो केजी पे, बट ये नंबर पे ध्यान नहीं दे रहे हो। यू नो द यूनिट्स आर वेरी इंटरकन्वर्टेबल। इस केजी को मैं टन में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ। देखो 9.1 इंटू 10⁻31 केजी को 3 पावर अगर और बढ़ा दें 9.1 इंटू 10⁻34 कर दें तो टन में आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का मास टन में चला गया, समझ रहे हो। फोकस ऑन दिस नंबर ऑल्सो। यूनिट तो हमारे चॉइस का है। अगर हम इसको ग्राम भी कर देंगे ना आकाश, तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000। 3 जीरो यहाँ से हट जाएगा, ये 31 के जगह पर 28 हो जाएगा। लेकिन स्टिल ये नंबर देख रहे हो कितना छोटा है, 9.1 इंटू 10⁻28 केजी ग्राम्स। सो सिर्फ यूनिट पे ध्यान नहीं दो आप, इस नंबर पे भी ध्यान दो। ये नंबर इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि whatever unit you choose you will not be able to measure it। इनके मासेस को मेजर करने का, चार्जेस को मेजर करने का अलग अलग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है, और ज्यादा का किया जाता है। जैसे तुमसे मैं एक पेज का थिकनेस पूछूंगा तो बता पाओगे बुक का? नहीं बता पाओगे। लेकिन एक और तरीका है थिकनेस बताने का, पूरा थिकनेस मेजर कर लिए। मान लो किसी बुक का थिकनेस 5 सेंटीमीटर है, हो सकता है। और अगर हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ पेजेस से, मान लो 300 पेजेस हैं, 300 पेजेस हैं, तब पता चल जाएगा थिकनेस कितना है। देखो कितना हो जाएगा, 5/300 सेंटीमीटर पर पेज हो गया यूनिटरी मेथड से। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ 0.0.60 है, फिर 0 से एक और 0 है, 300 200 66 0.0166 सेंटीमीटर हो गया। कितना छोटा है बताओ, है ना? 100 मतलब 1 सेंटीमीटर का भी 100वां हिस्सा जितना है एक पेज का थिकनेस, तो कितना स्मॉल है। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। लेकिन क्या आप इसको स्केल से मेजर कर पाएंगे इतने छोटे लेंथ को? नो सर। नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट वी डिड, वी यूज्ड अनदर टेक्नोलॉजी, वी यूज्ड अनदर मेथोडोलॉजी। हमने कोई और तरीका अपना लिया यूनिटरी मेथड करने का। हम ज्यादा का मेजर करेंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर से। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी किया जाता है। अब इतना छोटा मास मेजर करने का तुम्हारे दिमाग में जो सवाल आया ना वो सही है। इतना छोटा मास मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो इसका मास और ये चार्ज भी बहुत छोटा है। ये चार्ज भी मेजर करना इतना आसान नहीं है। लेकिन कैसे मेजर किया होगा? ऐसे ही कुछ जुगाड़ के टेक्नोलॉजी से, जुगाड़ के मेथोडोलॉजी से, कुछ ना कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। बट दीज नंबर्स आर प्रीटी एक्यूरेट। ये साइंटिफिक कम्युनिटी जानती है, ठीक है। आप ये वैल्यूज आप याद रख सकते हैं। चार्जेस दोनों पे सेम है, दिख रहा है? चार्जेस दोनों पे सेम है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन अगर एक कमरे में होंगे तो ये कमरा कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। शाबाश, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोग को चार्ज काफी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अब तक, ठीक है। चलो इसके आगे कल लेके चलेंगे, ठीक है ना। अवनी भी नहीं है, उसका बहुत छूट जाएगा। बाय बाय। सर इसका PDF भेज दीजिएगा। ओके बच्चा।